नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बड़ी खबर और वो भी यूएई से बड़ी खबर, लेकिन थोड़ी दुखद है, चिंताजनक है। यूएई के बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबू धाबी में एक विस्फोट की खबर है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो बड़े धमाके की खबर। हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। ये प्राथमिक खबर है विस्टार न्यूज पर, अबू धाबी से है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर दो बड़े धमाके की खबर है। फिलहाल जान माल के किसी नुकसान की खबर हमारे तक नहीं है, लेकिन दो बड़े विस्फोट, और इस विस्फोट के बाद ये पूरी खबर पूरे गल्फ रीजन में और पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ईरान के एक विद्रोही गुट हूती ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या ऐसा मामला है? आखिर अबू धाबी को क्यों टारगेट किया गया, एक बड़ा सवाल है। सीधे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंजुरुल बारी, जो गल्फ के मामले पर ज्यादा बातचीत रखते हैं और उस पर उनकी पकड़ है। अंजुरुल, बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज पर। दो धमाके की खबर है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जिम्मेदारी ली है ईरान के एक विद्रोही संगठन ने, आखिर में यह माजरा है क्या? बिल्कुल दिवाकर, अगर देखा जाए ये सुबह ही खबर आई है कि दुबई का जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर दो धमाकों की खबर फिलहाल मिली है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 टैंकर को निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ वो एरिया जो कंस्ट्रक्शन का एरिया कहलाता है, वहां पर ड्रोन के जरिए से ये पूरा अटैक किया गया है। पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी क्योंकि जो हौसी बागी है, हम आपको बताएं कि यमन जो पिछले 2015 से बराबर वहां पर जो है विद्रोह और एक तरह से संघर्ष चल रहा है। खासतौर से वहाँ स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। जो सत्ता पक्ष है वो सऊदी अरब और यूएई के कोलिशन के साथ है, जबकि विद्रोही हौसी बागी जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट जो है ईरान की तरफ से मिलता रहा है। और यही वजह है कि वो बराबर जो कोलिशन गवर्नमेंट है सऊदी अरब के तहत चल रही है, जिसमें यूएई भी एक तरह से बात रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि 2019 में यूएई ने अपने आप को यमन से निकाल लिया था और ये ऐलान किया था कि वो वहां पर नहीं रहेगा। बावजूद इसके जो है ये तमाम चीजें हुई है, क्योंकि पिछले ही दिनों हौसी बागियों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो जल्द ही यूएई को अपना निशाना बनाएंगे, और आखिरकार ठीक वैसे ही हुआ है। और ये हमला जो किया गया है, ये दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है उसको टारगेट करके निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें 3 ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि जो खबरें मिल रही है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कोई जानी और माली उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एयरपोर्ट चूंकि बहुत ही ज्यादा, दुबई एक ऐसा शहर है कि जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है और इंटरनेशनल पैमाने पे और खासतौर से जो है बिजनेस हब के तौर पर दुबई को जाना जाता है। यही वजह है कि गल्फ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका अपना एक अलग वर्चस्व है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि एक दुबई जो इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है इस वक्त, यानी 6 महीने का दुबई 2020 जो एक फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेस्टिवल, वो वहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से काफी जो है वहाँ पर बाहर के लोग भी हैं। और यही वजह है कि हौसी बागियों की तरफ से जो निशाना बनाया गया है, अच्छी बात ये रही है कि इसमें किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये एक संकेत है साफ तौर पर कि जो हौसी बागी है वो अपने आप को कितना मजबूत किए हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि 1 जनवरी को जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शिप था जिसे हाईजैक किया गया था, उस पर भी इस वक्त ये आरोप लगा था कि इसे हौसी बागियों ने किया है। और उसका बाद में उन्होंने क्लेम भी किया था कि ये हौसी बागियों की तरफ से की गई कार्रवाई है, जो कि यमन से निकला था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि हौसी बागियों का दावा था कि इसमें सऊदी अरब जो है हथियार
लेकर के जा रहा है, जबकि सऊदी अरब और यूएई के लोगों का कहना यह था कि इसमें मेडिकल इक्विपमेंट ले जाए जा रहे थे, जिसको हाईजैक किया गया था और जिसमें तकरीबन 7 भारतीय भी उस शिप पर मौजूद थे। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जो अरब इत्तेहादी जो सेनाएं हैं उनको टारगेट किया जाता रहा है। सऊदी अरब से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और हौसी बागियों की तरफ से इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। लेकिन यूएई में जिस तरीके से दुबई को निशाना बनाया गया है, जाहिर है कि ये चिंता की बात है, क्योंकि वहां पर दुबई 2020 इंटरनेशनल फेस्टिवल भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के वहां पर लोग मौजूद हैं, दुनिया भर के लोग वहां पर आए हुए हैं और उस एक्सपो को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि जो दुबई सरकार है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले की घटना को लेकर के जांच के लिए बाकायदा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को अंजाम दिया गया है। दिवाकर अंजरुल, ये आपने बहुत विस्तार से और तफसील से ये पूरे मामले को बताया। सवाल ये बनता है कि हौती विद्रोहियों की मांग क्या है और ये इतना एक्टिवेशन में यूएई के खिलाफ रहते क्यों हैं या सऊदी अरब के खिलाफ। सवाल ये है कि अगर ईरान का इसमें नाम आया है तो कहीं ना कहीं ईरान एक बार फिर गल्फ में एक आप कह सकते हैं कि विलेन की भूमिका में उठ खड़ा हुआ है, कम से कम सऊदी अरब को अगर ध्यान में रखें या यूएई को। तो देखिए दिवाकर, जहाँ तक के बात हौसी बागियों की जाए या फिर ईरान के रोल की जाए, जाहिर है कि ईरान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वहां पर उसका अपना एक दबदबा बना रहे और इस पूरी दबदबे की ये लड़ाई है। हालांकि ईरान बराबर इस पूरे मामले पर नकारता आया है कि वो किसी तरह का सपोर्ट करता रहा है, लेकिन ये जग जाहिर है कि हौसी बागी चुके ये शिया मलेशिया है और पूरी तरह से इनको सपोर्ट ईरान की तरफ से मिलता रहा है और इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की भी बातें सामने आती रही हैं। लेकिन जहाँ तक कि अगर मांग की बात की जाए, आपको याद होगा कि 2015 में, इससे पहले जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, उस वक्त जो है सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि ट्यूनिस से जो सिलसिला शुरू हुआ था, आपने देखा ट्यूनिस में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद आपको याद होगा कि इजिप्ट के अंदर किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और 30 साल की जो हुस्नी मुबारक की सरकार थी उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा और उस तरह से पूरे गल्फ में एक लहर सी चली थी। उसी दौरान जो है यहाँ पर भी जो उस वक्त के प्रेसिडेंट अब्दुल हादी थे, वो वहां पर जो है उनके खिलाफ बगावत की और हौसी बागियों के सर ये चीज गई थी, क्योंकि हौसी बागी चाहते हैं कि उनके हाथ में यमन का कंट्रोल हो। यमन इस वक्त मानो त्रासदी से दो चार है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पिछले 2015 से ये देखा जाए तो वहां पर एक मानवीय संकट की स्थिति पैदा हुई है। सऊदी अरब और उसके साथ साथ जो कॉलिशन जो कंट्रीज ने जो यमन के अंदर हौसी बागियों के खिलाफ और इन बागियों को कुचलने के लिए जो पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं, तो ये पूरा ऑपरेशन 2015 से कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी वजह से एक मानवीय संकट भी वहां पर है। और बराबर इस कोशिश में सऊदी अरब लगा है कि किसी भी तरीके से जो हौसी बागियों के सहारे ईरान जो अपना दबदबा उस पूरी रेंज में, उस पूरे एरिया में बनाना चाहता है, वो उसमें किसी तरह से कामयाब ना हो पाए। यही वजह है कि सऊदी कॉलिशन की तरफ से जो हमले हौसी बागियों को निशाना बना करके किए गए हैं, कई बार ये देखा गया है कि जो आम नागरिक हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं और इसको लेकर के सऊदी अरब को कई बार जो है कटघरे में खड़ा किया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये तमाम चीजें हैं, हौसी बागियों का कहना ये है कि अब्दुल हादी जो वहां पर राष्ट्रपति थे या सऊदी कोलिशन वाली जो सरकार है, वो सरकार जो है बेदखल हो जाए और सीधे तौर पर जो है हौसी बागी ये चाहते हैं कि उनके हाथ में किसी तरीके से वो सत्ता यमन की आ जाए। तो ये सत्ता की पूरी लड़ाई है शिया वर्सेस सुन्नी तरह से होता हुआ पूरे एरिया में ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन सऊदी अरब की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इन हौसी बागियों को कंट्रोल में रखा जाए। हालांकि
सऊदी अरब उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताएं कि एक तरफ अमेरिका जो बराबर इस बात की दुहाई देता है, मानवता की दुहाई देता है, वो खुद सऊदी अरब और जो उसके अलाई फोर्सेज हैं उनको सपोर्ट करता रहा है ईरान को कमजोर करने के लिए। और ईरान को कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि अगर यमन के अंदर या फिर ठीक उसी तरह से सीरिया के अंदर जो कुछ हालात बने हुए हैं, अगर वो वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है और सत्ता किसी तरीके से बची रह जाती है सीरिया में, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसका उस पूरे रेंज में एक दबदबा बन जाएगा। तो ये जो पूरी लड़ाई है वो पूरी तरह से सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें यमनी जो नागरिक है वो बुरी तरह से पिसता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि यमन के अंदर इस वक्त भूखमरी की स्थिति है और लाखों की संख्या में बच्चे और बूढ़े और महिलाएं ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। और उनकी स्थिति को लेकर के बार बार यूएन ने और अमेरिका भी इस चीज को लेकर के चिंता व्यक्त करता रहा है। बावजूद इसके अब तक इस पूरे मामले पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सका है और यही वजह है कि ये गतिरोध अभी भी चल रहा है और यमन संघर्ष की आग में भड़कता और दहकता हुआ दिख रहा है, जिसकी एक बानगी दुबई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यहाँ पर ड्रोन के जरिए से जो हमला किया गया है वो भी एक उसी बानगी का एक नतीजा नजर आता है। दिवाकर अंजरुल, आप गल्फ के एक्सपर्ट हैं, कम से कम मैं तो ये मानता हूं, और जिस स्तर से आप पूरे मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल को थोड़ा सा और विस्तारित करता हूं। एक गाइडेड ड्रोन अटैक होता है और जैसा कि आप बता रहे हैं और प्राथमिक दृष्टि से ये लग भी रहा है कि एक सिंबॉलिक अटैक था, बहुत बड़े नुकसान का कोई उद्देश्य नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, गल्फ की राजनीति और वहां के शांति के साथ एक बड़ा विडंबनापूर्ण एक जो आप कह सकते हैं स्थिति कही जा सकती है कि वहां पर शांति आ ही नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, शिया सुन्नी की लड़ाई, और इसमें कौन देश कितना किस पर प्रभावी है, और इसी की लड़ाई में दशकों से यह संघर्ष चला आ रहा है और कहीं भूखमरी की स्थिति, मानव त्रासदी की स्थिति वर्तमान है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने जिक्र किया और यह सवाल भी मैं करने वाला था, कि क्या अमेरिका सीधे सीधे इन्वॉल्व होगा, ईरान का कुछ नुकसान करने की एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि ईरान समर्थित है होती विद्रोही गुट? और देखिए, जहाँ तक के बात ईरान या फिर हूथी बागियों की जाए, अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की जाए, अमेरिका चूंकि जिस तरीके से आपको याद होगा न्यूक्लियर जो इशू चल रहा है ईरान और खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के साथ में जो एक डील थी जिसको पूर्व प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया था और जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो है उस डील से बाहर निकल गया था, जिसके बाद एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी रिश्तों को लेकर के। ईरान इस चीज को लेकर के काफी नाराज दिख रहा था, लेकिन जब बाइडेन सत्ता में वापस आए और उन्होंने प्रेसिडेंट जो पूर्व प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनके फैसले को पलटा और सीधे तौर पर उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील से अमेरिका हट चुका था उसमें वापस अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि वो पीसफुल तरीके से ईरान के साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका जिस तरीके से उसका एक रोल रहा है, अमेरिका हमेशा से जो है बातचीत की बात जरूर करता है, लेकिन जो अमली कदम होना चाहिए, जो क्रियान्वयन का एक तरीका होना चाहिए, वो शायद लागू नहीं करता है। यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले में अब तक उस डील को लेकर के दोनों तरफ से बातचीत ही होती रही है। रहा मामला ईरान के जो है मजबूती का, तो हम आपको बताएं कि गल्फ रीजन में ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है और इस वक्त ईरान को ये कहा जा सकता है कि अगर एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, ये दो बड़ी ऐसी ताकतें हैं जो कहीं न कहीं चीजों को बहुत हद तक जो है अपने हिसाब से मैनेज करती आई है और अपने हिसाब से इस पूरे एरिया की जो पूरी राजनीति है, इस पूरे एरिया की जो अपनी पॉलिटिक्स है, उसको कहीं ना कहीं इस तरह से ये लोग जो है कंट्रोल करते आए हैं। और यही वजह है कि जब चाहे यमन का मसला है या फिर सीरिया का मसला है या सीधे तौर पर हम कहें कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसकी हम बात करें, तो वो तमाम की तमाम
ये आकर के सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के। अमेरिका फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि वो ईरान के ऊपर सीधे तौर पर अटैक करे। हालांकि इजराइल जिसको बार बार जो है ईरान की तरफ से जो है ये कहा जाता रहा है कि वो सफेद हस्ती से मिटा दिया जाएगा, और जब से प्राइम मिनिस्टर बेनेट आए हैं, यानी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेनेट है वो हार्डकोर ज्यादा माने जाते हैं ईरान को लेकर के, रुख को लेकर के। वो बराबर इस बात की धमकी देते आए हैं कि अमेरिका यूरोप जो है ईरान के साथ डील करे न करे, हमें इससे बहस नहीं है, लेकिन ईरान को हम सीधे तौर पर टक्कर देंगे और हम उस पर हमला करेंगे। अंजरुल, आप मेरे सवाल के पहले इतने अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हैं कि मुझे एक्सटेंड करना ही पड़ा है, और मैं अगला सवाल इजराइल को लेकर के ही करने वाला था। अगर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, चूंकि आपने लेबनान और हिजबुल्लाह का भी जिक्र कर दिया, आप समझ सकते हैं इजराइल किस तरीके से सक्रिय हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि कान तो ईरान का भी मरोड़ना है। अंततः अमेरिका जो चाहता है वो इजराइल चाहेगा। आप देख सकते हैं गल्फ को लेकर के अगर थॉट प्रोसेस में इन दोनों देशों की एक सोच और रणनीति का जहां तक सवाल है, क्या लगता है कि इजराइल भी कुछ सक्रिय हो सकता है, और उसके सक्रियता के मायने आप सब समझ सकते हैं, अटैक अटैक अटैक। क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक की बात इजराइल की सक्रियता की जाए, जाहिर है कि इजराइल ने ये कहा जा सकता है कि 32 जबड़ों के बीच में एक ऐसा कंट्री है जो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में जो है एक तरह से ला करके बताया गया है, और इजराइल इस चीज को समझता है। यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही साथ जो अमेरिका है वो भी इस चीज को जानता है। यही वजह है कि तमाम तरह के रेजोल्यूशन पास हो जाने के बावजूद इजराइल का ना ही अमेरिका और ना ही यूरोप कुछ बिगाड़ पाते हैं, और यूरोप जो है सिर्फ बयानबाजी करके रह जाता है। तो इजराइल क्योंकि उस पूरे एरिया में एक मजबूत ताकत है, एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरा हुआ है। हालांकि इससे पहले इजराइल के साथ कई जंगें हो चुकी हैं, अरब में जो है वहां पर कई जंगें, तकरीबन 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन तीनों जंगों में अरबों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है, और जिसका नतीजा ये है कि इजराइल अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा बेहतर करता रहा है। तो ये अरब जो है इस चीज को जानते हैं, ये चीज जो है ईरान को भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से पता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से और साथ ही साथ सैन्य जो इक्विपमेंट्स है उस हिसाब से इजराइल का ना ही ईरान के पास किसी तरह का कोई टूर है, और ना ही जो है जो गल्फ के दूसरे बड़े देश है जिनमें सऊदी अरब वगैरह है या इजिप्ट वगैरह है, तो ये तमाम के जो तमाम देश हैं ये कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं कर सकते हैं इजराइल का। यही वजह है कि जब भी जंगें हुई हैं, चाहे छोटी जंगें हो या बड़ी हो, तो यहाँ पर जो लड़ाई का सिस्टम अपनाया गया है वो गुरिल्ला वार के तौर पर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिसका इजराइल को हमेशा से नुकसान होता रहा है, नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि इजराइल के लिए सबसे ज्यादा परेशानी गुरिल्ला वार, चाहे वो हमास की तरफ से हो या फिर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से हो, तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन सीधे तौर पर इजराइल भी इस चीज को बखूबी जानता है कि अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो सीधे तौर पर चाहे हमास हो पैलेस्टाइन के अंदर, या फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो, या फिर और जो दूसरे चाहे सीरिया हो जहाँ पर जो है एक शिया सरकार चल रही है, तो ये बशार अल-असद की, तो ये तमाम की तमाम जो सरकारें हैं बैक वक्त इजराइल के ऊपर अटैक कर सकती है। यही वजह है कि इजराइल ईरान को दबाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो इस चीज को समझता है कि अगर सैन्य कार्रवाई की जाती है तो जवाबी कार्रवाई का उसे जो है एक तरह से सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि इजराइल धमकी जरूर दे रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में अंजरुल, मेरा आखिरी सवाल कि ये जो हूती अटैक हुआ है विद्रोहियों की तरफ से, हूती विद्रोहियों की तरफ से, ये मामला बस यूं ही दब जाएगा या गल्फ में कहीं कोई एक उथल पुथल की स्थिति बन सकती है? देखिए, जहाँ तक की बात गल्फ की जाए तो जाहिर है कि गल्फ इस वक्त एक अजीब से दौर से गुजर रहा है, और चूंकि सिर्फ यही एक घटना नहीं है बल्कि इसके अलावा भी जिस तरह की बेचैनी गल्फ के अंदर महसूस की जा रही है, सरकारों के अंदर महसूस की जा रही है, जो बादशाह हैं वहाँ के वो तमाम लोग जो महसूस कर रहे हैं जिस बेचैनी को, वो एक तरह से इस पूरे
होते भी देखना नहीं आएगी। आपको याद होगा कि चूंकि यमन में जो ये हौसी बागी है, इनका सीधे तौर पर समर्थन ईरान की तरफ से हासिल है, और यूएई जिसने अभी पिछले ही साल टाई अप किया है इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, वो अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं कि इस पूरे मामले को अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं तो विस्फोटक स्थिति में जो गल्फ जहां पर खड़ा हुआ है, हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक यूएई सरकार की तरफ से जो इस पूरे मामले पर बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद जो है जो प्रॉपर एक्शन लिए जाने की बात होगी वो की जाएगी। क्योंकि हौसी बागी बेसिकली एक मलेशिया ग्रुप है, वो सरकार नहीं है। यही वजह है कि किसी भी सरकार को या किसी भी जो है सैन्य ऑपरेशन को बहुत ही संतुलित अंदाज में चलाना पड़ता जाने की रणनीति रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंजरुल इतने व्याख्या की है इतने अच्छे तरीके से, और बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से आपने ये भी बताया है कि किस तरीके से सारे मामले का हल हो सकता है और क्या मुश्किलात हैं। लेकिन इतना तय है अंजरुल कि अगर हम गल्फ के पूरे मामले को देखें तो जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अगर हौतीज का संबंध ईरान से जुड़ता है तो ईरान का कान ऐंठने की कवायद जो है वो बहुत दिन से चल रही है, और यही एक कारण है कि एक छोटी सी चिंगारी कहीं गल्फ में ज्यादा मुश्किलें ना पैदा कर दे। इसलिए एक सिंबॉलिक अटैक, और उस अटैक से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अबू धाबी के एक जाने माने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एयरपोर्ट पर एक हमला, ये एक बड़ी खबर है। और इस बड़ी खबर के तहत बस इतना ही कहा जा सकता है कि किसी बड़े नुकसान या जान माल की हानि की सूचना फिलहाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजरुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंजरुल ने बताया कि जो ये हमला हुआ है वो सिंबॉलिक हुआ है। ईरान समर्थित एक विद्रोही गुट जो यमन में ज्यादा सक्रिय है और यमन की राजनीति को बदलना चाहता है, और इस यमन की राजनीति में वहां की प्रभाविता, वहां की सक्रियता में कहीं ना कहीं लेबनान और सीरिया के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आती है। और अगर ये स्थिति बनती है तो आप समझ लीजिए कि इजराइल किस तरीके से प्रोग्रेसिव सोच के साथ इनको हमले के द्वारा दबाएगा, और उन स्थितियों में एक संघर्ष की स्थिति बन सकती है। ऐसा ना हो, क्योंकि मानव त्रासदी की स्थिति यमन में बनी हुई है। फिलहाल एवी स्टार न्यूज पर इस बड़ी खबर के साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।